नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड के अंदर ईडी का शिकंजा हेमंत सरकार और उनके करीबियों पर लगातार कसता जा रहा है। 1000 करोड़ से अधिक के अवैध पत्थर खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। पूरी खबर समझने के लिए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध पत्थर खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिसको लेकर झारखंड की सियासत में सियासी वार और पलटवार तेज हो गया है। यानी कोर्ट ने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर शिकंजा अब कसना शुरू कर दिया है। बच्चू यादव के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अवैध पत्थर खनन के मामले को लेकर ये रडार पर आए थे और 1000 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन का ये पूरा का पूरा मामला है। इसी मामले को लेकर पंकज मिश्रा की याचिका को खारिज भी किया गया और दोनों ही न्यायिक हिरासत में हैं। वैसे इस मामले को लेकर पहले भी सियासी शोर सुनाई दे चुका है, मगर कानून का कसता शिकंजे के बाद अब राजनीतिक वार पलटवार तेज हो चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक कोर्ट में क्या क्या हुआ। 25 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद ईडी की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया गया। ईडी की ओर से ये कहा गया कि चार्जशीट पूरी छानबीन के बाद दाखिल की गई है। वैसे विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर कसता कानून का शिकंजा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप तय होना ये सरकार के लिए झटका भी हो सकता है। अब झारखंड में जिस तरीके से अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच तेज हुई है, उससे कई अधिकारी और कारोबारी भी रडार पर आ गए हैं। ऐसे में राज्य की राजनीति भी अब इस पर चरम पर जा सकती है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो काला कारोबार, खुलती परत, उगलते राज, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने किस तरह के पूरे आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर शिकंजा कस लिया है। इसके साथ ही बच्चू यादव के खिलाफ भी आरोप तय कर लिए गए हैं। बच्चू यादव एक ऐसा नाम जो सरकार के बेहद करीब थे, बेहद खास थे। अवैध पत्थर खनन मामले को लेकर रडार पर हैं पंकज यादव और एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 तारीख को ही आरोप तय कर लिए थे। इस फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुना है। 1000 करोड़ से ज्यादा का अवैध खनन का पूरा मामला है और मामले में लगातार ईडी गाज गिराती जा रही है। हेमंत सरकार समेत उनके तमाम जो सहयोगी हैं वो भी इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो 25 जनवरी को पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। ईडी की जांच में काले कारोबार की जो परत है वो लगातार खुलती जा रही है और इस पूरे मामले में नए नए नाम सामने आ रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको हर रोज हर एक अपडेट दिया है। दरअसल इस ईडी की जांच से जुड़ा हुआ, इसमें चाहे पूजा सिंघल आईएएस हो, चाहे फिर पंकज मिश्रा हो, उनके पति हो, परत दर परत सारे नाम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से खुलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि सरकार के साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके माथे की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, गहरी होती जा रही हैं।
तो 25 जनवरी को ही दरअसल कोर्ट ने इस पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया था। मात्र इस फैसले को सुनाने भर की देर थी, वो अब हो गया है और कोर्ट ने फैसला अपना सुना दिया है। आरोप तय कर दिए गए हैं बच्चू सिंह पर और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर। पंकज मिश्रा और बच्चू सिंह पर आरोप सिद्ध हुए हैं। करीब 1000 करोड़ की अनुमति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये आरोप सिद्ध हुए हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है डॉक्टर इंदुकांत आपका। और अनंत अमित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जल्दी हमारे साथ होंगे। अनंत अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदु जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आनंद अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 शिवम जी, आ रही है आपकी। आनंद जी, आरोप सिद्ध कर दिए हैं बच्चू सिंह पर और पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं हेमंत सोरेन के, उन पर एमपी एमएलए कोर्ट ने। जी देखिए शिवम जी, ऐसा है कि अभी पंकज मिश्रा जी हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में उन्होंने एक अर्जी लगाई थी और पूरे सिस्टम को उन्होंने खारिज करने के लिए जो अर्जी लगाई थी उसको कल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने खारिज करने के पीछे और उसके अंदर जो पंकज मिश्रा ने जो लगाया था, उन्होंने एक अधिकारी के ऊपर जिनका नाम सहायक निदेशक है, जिनका नाम देवव्रत झा है, उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए कि इन्होंने जो भी हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है ये तथ्यों से आधारित कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए उन्होंने कोर्ट में गए थे। लेकिन शिवम जी, मैं आपको इंडिया वॉइस के माध्यम से पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो गैंग ऑफ साहेबगंज का जो किंग पिन जो है वो पंकज मिश्रा है। आपने देखा होगा कि जब से पंकज मिश्रा के खिलाफ 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला जब से चल रहा है, पंकज मिश्रा के कड़ी के आधार पर ही जितने भी जांच प्रक्रिया जो चल रही है और इस तरह की देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो कि ईडी जैसी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो जांच कर रही है, उसके ऊपर पंकज मिश्रा जैसे ही आरोप तो सिद्ध नहीं हुए लेकिन दलाल टाइप में कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचूंगा, उसी के तहत तो कार्रवाई होती है। उसी के बाद 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला आता है, साहेबगंज के डीसी तक को बुलाया जाता है, साहेबगंज के डीएमओ को बुलाया जाता है, कई अधिकारियों को बुलाया जाता है, कईयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और कुछ लोग जेल में। कल जो आरोप गठित हुए हैं और निश्चित तौर पे मैं शिवम सोनी जी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 1000 करोड़ के अवैध खनन में जो गैंग ऑफ साहेबगंज जो शामिल है, निश्चित तौर पे हमें ऐसा लगता है कि चूंकि विधायक प्रतिनिधि होने के बावजूद, जो कि विधायक आज वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि होने के बावजूद आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको अपने विधायक प्रतिनिधि से हटाया तक नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार भी बयान नहीं आया। तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे संलिप्तता जो है इस घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री जी की भी लगती है। हमें ऐसा लगता है जो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, हमें यह लगता है कि राज्य में इस सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है और ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उस तरीके से राज्य की 3.5 करोड़ जनता भी ये जानना चाहती है कि ये अवैध खनन के पीछे कौन लोग शामिल है, कौन सफेदपोश लोग शामिल है और कौन लोग इस अवैध धंधे में लगे हुए थे। तो निश्चित तौर पे पंकज मिश्रा जिस तरीके से गए थे हाईकोर्ट ने खारिज किया है, आरोप गठित किया है और आगे की कार्रवाई होगी। जांच अभी चल रहा है और भी बहुत सारी चीज हमें ऐसा लगता है दस परत खुलता जाएगा और राज्य में भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच चल रहा है, ये नंगा नाच पर से सीन पर से फिल्म हटने वाली है। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत सर, आप इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, हेमंत सोरेन के, उनको, और इनके ऊपर आरोप अब तय हो गए हैं। तो मान लिया जाए कि अब परत दर परत इस पूरे मामले की जांच को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जो जो दोषी हैं वो जल्दी सामने आएंगे जनता के। जी नमस्कार शिवम सोनी जी। जी नमस्ते। राकेश जी को और आनंद जी को भी नमस्कार। देखिए, जो अभी बता रहे थे अपने हमारे साथी अमित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस पूरे मामले का किंग पिन पंकज मिश्रा है और जिस तरह से उनकी बातचीत सामने आई थी मुख्यमंत्री के अपने
मीडिया एडवाइजर पिंटू जी के साथ, और उसका ट्रांसक्रिप्ट जो मीडिया में पब्लिश भी हुआ था, हाँ, जिस तरह के आपस में एक दूसरे को सलाह दे रहे थे, उससे साफ जाहिर है कि सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका संबंध रहा है, वो प्रतिनिधि हैं। और इस तरह के बड़े मामले में आने के बाद मैं मानता हूं कि कई बार जो मुख्यमंत्री है बड़े पदों पर, उनसे बहुत से लोग जुड़े होते हैं, लेकिन ऐसे आरोप होने के बाद भी जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के, उन लोगों से बातचीत हो ऐसे किसी आरोपी की, ये बहुत ही शर्मनाक है। दूसरा, मैं एक करेक्शन छोटा सा करना चाहता हूँ। आरोप अभी केवल तय किए गए हैं कोर्ट में, सिद्ध नहीं हुए हैं। ये थोड़ा जी, जी। सा आपके ओपनिंग उसमें था, तो ये तय हुए हैं। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंग्रेजी में बोलते हैं, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाता है कोर्ट में, तो अब उसमें एविडेंस और उसके बाद गवाही का प्रक्रिया शुरू होता है कोर्ट में। तो और इसके साथ साथ देखिए क्या व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस कि जिस दिन ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ है, उसी दिन उनके अधिकारी, जो जांच अधिकारी मुख्य हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के, उनके खिलाफ जो एक फर्जी मुकदमा कायम करने की कोशिश किया था पंकज मिश्रा ने, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इससे साफ हो गया है कि अब उनका ट्रायल चलेगा इस मैटर में। और जो जो लोग, जैसे बता रहे थे अमित जी कि डीसी को बुलाया गया था साहिबगंज के, और भी तमाम अधिकारियों से पूछताछ हुई, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, तो इस मामले में आगे ईडी जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगी तो और भी कई लोगों के नाम हो सकते हैं। जी ठीक है। लेकिन जो आरोप लगते थे अनंत अमित जी, लगातार सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, कह रही थी कि केंद्र सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में, और तोता बता दिया गया था ईडी को कि ईडी तोता है इस सरकार का। ये सब, इन तमाम आरोपों का फिर क्या? क्योंकि परत दर परत तो राजतारे खुलते जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो ये आरोप लगा रहे थे, कल कोर्ट में इनके मामले खारिज होने के बाद, क्योंकि कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया है और कोर्ट पे सभी को विश्वास है, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये कहने वाले ऐसे लोगों के ऊपर भी मुंह पे जुबान पे ये ताला लग गया है कि जो ये कह रहे थे हमारे पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, ये बिल्कुल निराधार था। देखिए शिवम सोनी जी, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा राज्य जानता है और पूरे राज्य की जनता भी ये जानना चाहती है, हमारे राज्य की गरीब जनता जिसके ये शोषण कर रहे हैं, ये पंकज मिश्रा इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि ईडी को इससे भी जांच करनी चाहिए कि इससे पूर्व कौन वहां पे डीसी होगा, कौन एसपी होगा साहेबगंज में, ये कौन तय करता था? एक गैंग ऑफ साहेबगंज का जो मालिक है, जो किंग पिन है, पंकज मिश्रा तय करता था। ये मैं आज इंडिया वॉइस के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, इसके पूर्व, ये वर्तमान डीसी के पूर्व 2 डीसी वहां पे रहे और पूरे इलाके में पंकज मिश्रा कहा कि मैं 6 घंटे में ट्रांसफर करा दूंगा, 12 घंटे में करवा दूंगा, ऐसा ही हुआ। वहां पे इससे पूर्व एक चितरंजन जी एक डीसी हुआ करते थे, बहुत ही बढ़िया काम करने वाले थे, उनका इन्होंने ट्रांसफर कराया कह के। उसके पहले एक वरुण रंजन डीसी थे, उनका कह के इन्होंने ट्रांसफर कराया, जो इनके काम को नहीं करते थे। इस तरीके से डीएसपी, एसपी, तमाम लोगों की नियुक्ति कौन करता था? ये पंकज मिश्रा करता था। तो निश्चित तौर पे पंकज मिश्रा की गतिविधियों पे रोक लगी है और राज्य की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्त होना चाहती है। ठीक है। राकेश हमारे से जुड़े हुए हैं रांची से। राकेश, पूरे केस का अपडेट क्या है और आगे क्या रुख रहने वाला है ईडी का और सरकार का भी? देखिए शिवम, जिस तरीके से राज्य में हालात अभी फिलहाल बन रहे हैं, उसमें अभी कई चीजों पे चर्चा होनी बाकी है। हो सकता है कि कुछ चीजें सामने आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगी, लेकिन 2-3 अपडेट्स हैं खास करके कि जिस तरीके से पंकज मिश्रा ने ईडी पर ही कहीं ना कहीं एक कहा था कि जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है और एक मामला दर्ज कराने की कोशिश की थी, तो उसको अब खारिज की गई है। और इसके बाद से ये बात तय हो गया है कि जिस तरीके से ईडी की टीम काम कर रही है, उसमें तथ्यों के आधार पे, कुछ साक्ष्यों के आधार पे और जो कुछ सबूत मिलते जा रहे हैं उसके आधार पे आगे की कार्रवाई होती जा रही है। तो आने वाले समय में जब ट्रायल चलेगा, जब जांच होगी और भी चीजें जब सामने आएंगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी जो संपत्ति का लेन देन है, अवैध माइनिंग है और साथ साथ इतने बड़े बड़े लोग जब जुड़े हैं, तो किस तरीके से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत महसूस की जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि अभी तक जांच के दौरान सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि जो तथ्य और कुछ साक्ष्य जो मिलते जा रहे हैं, वो इनकी मुसीबतों को और भी बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में। क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी जब काम करती है तो कहीं ना कहीं साक्ष्यों के आधार पर बातचीत की जाती है, तथ्यों के आधार पर,
और उसके बाद से जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। इंदुकांत जी ने जिस तरीके से कहा कि अभी जिस तरीके से माहौल है राज्य का और उसमें जांच के अधिकारी अपना काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से हालात दिखाई पड़ रहे हैं वो अच्छे संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जांच के बाद जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए तेजी से, जिससे इस तरह की चीजों पे पूरी तरह से रोक लगाई जा सके, क्योंकि राज्य के हालात कई जगहों पे अभी भी बिगड़े नजर आते हैं और अभी भी ये कई चीजें सामने आ रही हैं कि अभी भी कई ऐसे अवैध तरीके से चीजें हो रही हैं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है, चाहे चाईबासा के इलाके की बात की जाए या फिर कोयला क्षेत्र की बात की जाए, पत्थर वाले क्षेत्र की बात की जाए। इन सारी जगहों पे अभी भी कई ऐसे अवैध कारोबार चल रहे हैं जिसका संरक्षण अधिकारियों का और सरकार के लोगों का मिल रहा है। जी इंदुकांत जी, धीरे धीरे करके परत दर परत सारे डैश फाश होते जा रहे हैं। हमने देखा किस तरह से पूजा सिंघल पर शिकंजा कसा, उनके पति पर शिकंजा कसा, और अब पंकज मिश्रा और बच्चू यादव की बारी शुरू हो गई है। तो और भी कई ऐसे वीआईपी नाम हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। उनके नाम से कब तक सामने आने की उम्मीद जताई जा सके और कब तक ये ईडी की जांच चलती रहेगी? आखिरकार कितने नाम हैं, इनका खुलासा होना बाकी है? बड़ी बात यह है शिवम सोनी जी की, देखिए जैसा अभी बता रहे थे अपने अनंत अमित जी कि इस मामले में किस तरह से डीसी को, डीएसपी को, थानेदार वगैरह को तो छोड़ दीजिए, वो तो उसके हाथ की मुट्ठी के मतलब कंकड़ पत्थर जैसे हैं। इन लोगों को वो किस तरह से कंट्रोल करता था। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप जब किसी एक जिले के कप्तान को, पुलिस कप्तान को या उपायुक्त को अपने मुट्ठी में रखते हैं तो पूरा प्रशासन आपके इशारों पे नाचता है। और यही सिस्टम काम कर रहा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का अपने यहाँ। और पंकज मिश्रा के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने, मुख्यमंत्री ने उनको खुला छूट दे रखा था ऐसा लगता है। और यही कारण है कि आप देखें कि ईडी ने एक जिले में, सिर्फ साहिबगंज में, वो भी पत्थर खदानों से, मुख्यमंत्री जी से भी इस मामले में आपको मालूम है ईडी ने पूछताछ की थी, लंबी पूछताछ हुई थी, उसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक बातें भी, बहस भी हुई राज्य में। लेकिन उन सब लोगों तक कड़ियों को जोड़कर जिस तरह से ईडी ने अभी सबसे पहले ये चार्जशीट अपनी फाइल की और उसमें आरोप तय हुए हैं आरोपियों पे, ऐसी आशंका है कि आने वाले समय में जो वहाँ के डीसी हैं, डीएसपी हैं, एसओ हैं, जो अधिकारीगण हैं, इनके खिलाफ भी मामले दर्ज होंगे और आगे चीजें बढ़ेंगी। अब आशंका इस बात की है कि अगर इस कड़ी में कहीं मुख्यमंत्री का नाम भी आया, चूंकि उन्हीं के ये प्रतिनिधि हैं, तो सरकार की स्थिरता को, राजनीतिक चीजों को लेकर भी बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं और उससे राज्य सरकार का प्रशासन भी अस्थिर हो सकता है। जी ठीक है। अनंत अमित जी, सर जीएमएम चाहे हो चाहे फिर कांग्रेस हो, इनका आरोप हमेशा लगता रहा है कि साजिशन केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। रघुवर दास सरकार के समय भी इस तरह के मामले सामने आए थे, उन पर जांच नहीं हो रही है। हमारी सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की सरकार है, तो आप आरोप लगा रहे हैं, आप जांच करा रहे हैं ईडी से। सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी, रणनीति है आपकी। देखिए सोनी जी, जब से ये यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, हाँ। विगत 3 वर्षों से ये लगातार हमारे विगत की सरकार जो रही है उन पे ही आरोप लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पुनः ये कह रहा हूं कि राज्य सरकार की भी एजेंसियां हैं। अगर उन्हें ये लगता था कि पूर्व की सरकार ने कोई गलत कार्य किया है तो ये क्यों नहीं उन पे कार्रवाई कर रहे? क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए, इनके पास कागजों पे कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से केंद्र की एजेंसियां राज्य में काम कर रही है, निश्चित तौर पे जनता का विश्वास भी बढ़ा है। मैं सोनी जी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आप चले जाइए ईडी कार्यालय में, कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि राज्य के तमाम जिलों से लोग आते हैं और जिनका पुलिस प्रशासन पर से विश्वास उठ गया है, वो कार्रवाई के लिए पत्र देते हैं, वो तमाम तरह के घोटालों की चर्चा करते हैं। और लेकिन ईडी चूंकि पूर्व की जो भी केसेस हैं, अब जैसे पंकज मिश्रा के मामले में ले लीजिए, ईडी ने जो भी कार्रवाई की है निश्चित तौर पे ठोस कार्रवाई की होगी, ठोस उनके पास इनपुट होगा, उसी के बाद कार्रवाई। इनके बैंक खातों की जांच, जिस तरीके से अखबारों के माध्यम से भी हमें पता चलता रहा, ईडी के सूत्र भी ये बताते रहे कि इनके खातों में तमाम जगह से पैसे आते रहे। और ईडी इतनी बड़ी एजेंसी है, किसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई किसी के कहने या द्वेष से नहीं करेगी। निश्चित तौर पे उनके पास इनपुट था, इनके खिलाफ बहुत सख्त सबूत है जिसके के आधार पे कार्रवाई चल रही है। और आरोप भी जो तय हुए हैं वो कोर्ट ने ऐसे आरोप तय नहीं किए होंगे। निश्चित तौर पे ईडी ने कुछ तो कहा होगा, ईडी ने कोई तो एविडेंस दिया होगा, उसी के बाद तय हुआ होगा। और हमें ये लगता है कि जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी,
अब जैसे इंदुकान दीक्षित जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को भी इसी अवैध खनन के मामले में बुलाकर पूछताछ की गई थी। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि आने वाला समय जो है राजनीति के तौर पे भी और भ्रष्टाचार के मामले में भी कई मामले उजागर होने वाले हैं, और हमें ये लगता है कि राज्य की जनता यही चाहती है कि कौन लोग इसमें शामिल है, ये भी जानना चाहती है। अनंत अमित जी, आप विपक्ष में हैं झारखंड के, और एक विपक्ष के नाते आपको पता होगा कि दरअसल इस पूरा मामला कितना लंबा और खिंच सकता है। कौन कौन इसमें ऐसे चेहरे शामिल हैं जो अभी बेनकाब होना बाकी हैं, जिनको अभी बेनकाब नहीं किया गया है? कौन कौन से वीआईपी नाम हैं? जब राज्य का मुख्यमंत्री ही इसमें शामिल है तो बाकी लोगों के कहने की बात ही क्या है। जब मुख्यमंत्री को ही बुलाकर ईडी पूछताछ कर चुकी है तो फिर तो छोटे और वहां के डीसी को और तमाम अधिकारियों को, डीएमओ को तो बचता कौन है। और भी देखिए, अभी तो सिर्फ ये साहेबगंज का अवैध खनन का मामला है, पत्थर का मामला है, बहुत सारे मामले खुले हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि राज्य में जिस तरीके से राकेश जी भी बता रहे थे कि राज्य की जो स्थिति बनी हुई है, चाहे वो चाईबासा हो, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो तमाम जितने भी, चाहे कोयला का मामला हो या अवैध पत्थर का मामला हो, बालू का मामला हो या और भी तमाम योजनाओं का मामला हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार है, आने वाले समय में हमें ये लगता है कि और दर परत कई कड़ियां खुलने वाली है। ठीक है डॉक्टर इंदुकान जी, आनंद अमित कह रहे हैं कि अगर रघुवर दास सरकार के समय में भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो राज्य सरकार को जांच करा देनी चाहिए। तो अगर सरकार लगातार सवाल उठाती है रघुवर सरकार पर, पहले की रघुवर सरकार पर, तो आप राज्य की एजेंसी से जांच कराइए। तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं आनंद अमित? ये बात भी सरकार को समझनी चाहिए, कांग्रेस को और जेएमएम को समझनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हैं शिवम जी। हाँ, ये सरकार लगातार जब विपक्ष में थे, इसके नेता हेमंत सोरेन स्वयं और तमाम और नेता कांग्रेस के भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी, आरजेडी के भी, लगातार उन्होंने आरोप लगाया था रघुवर दास की सरकार पे कि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स में घोटाला किया, तमाम मोमेंटम झारखंड के आयोजन में घोटाले किए, तमाम और योजनाओं में चीजें गड़बड़ हैं, और उन्होंने कहा था आते ही वो जेल भिजवाएंगे सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को। क्या हुआ? आज लगभग 3.5 साल बीत गए, 3.25 साल बीतने के बाद आज तक आप देखिए, पंकज मिश्रा के मामले में, तमाम मामलों में चार्जशीट फाइल हो गई और आरोप भी तय हो गए। अब मुकदमा प्रॉपर शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां तो कहीं कोई ऐसी जांच भी नहीं ठीक से हुई। कुछ मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का उन्होंने मामला रेफर किया है उस समय के, लेकिन जो कहते थे रघुवर दास भ्रष्ट हैं, क्या क्या उन्होंने? रघुवर दास ने खुद कहा था आकर के सामने मीडिया के कि सांच को आंच नहीं। अगर आप में दम है, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है 5 साल जनता की सेवा के बीच में, तो आप उसकी कार्रवाई करिए, जांच करवाइए, गलत है तो उनको अरेस्ट करिए। लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा तथ्य, कोई ऐसी इसका मतलब है कि गैर कानूनी चीज नहीं मिली, नहीं तो वो छोड़ते नहीं। और उसके उलट आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने नाम से एक खनन आवंटन करवा लिया यहीं रांची में, डिस्ट्रिक्ट में, और उसको लेकर के उनकी सदस्यता जाने तक की बात हुई। कितनी सरकार में उथल पुथल हुई, पूरे विधायकों को लेकर वो छत्तीसगढ़ तक गए। तो ये होता है, कहते हैं कि एक कहावत है जो सीधे तौर पे तो मान लीजिए हम शब्दशः नहीं मानते हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये कहावत गांव में हम लोग कहा जाता है कि अगर किसी को आशंका है कि हमारे में गड़बड़ी है तो वो इधर उधर अपने को बचाने की कोशिश करता है। आप देखिए, सारे विधायक, सारे मंत्री छत्तीसगढ़ में चले गए, ऐसा लगा कि उनकी खरीदारी हो रही है। अरे आप पे करप्शन के चार्जेस हो रहे हैं, आप उसमें अपने को साफ लाइए, सिद्ध करिए, और दूसरों पे आरोप लगाने से क्या होगा? दूसरा, इस बीच में राज्य सरकार ने जो जो वादे किए थे जनता से सत्ता में आने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आपने क्या क्या किया? आपने कहा था कि युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा था 2 लाख तक के ऋण हम माफ करेंगे। आप देखिए, अब लोगों को बड़ी उम्मीद है कि उन्होंने सिर्फ अभी 50,000 तक के ऋण माफ किए हैं। अब इस सरकार के मुश्किल से 18 महीने 20 महीने बाकी हैं, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बजट आने वाला है अगले वित्तीय वर्ष का, इसमें शायद 2 लाख तक के ऋण माफ करने की बात हो। हालांकि इसकी कहीं चर्चा नहीं है और इस बारे में सरकार कुछ बोलती भी नहीं है। तो ये देखिए, भ्रष्टाचार के मामले जब किसी सरकार पर ऊपर से नीचे तक लगने लगते हैं तो वो काम कैसे करेगी, क्या करेगी, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है उसके ऊपर। राकेश, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ईडी की टीम ने कहा कि चार्जशीट तमाम सारी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए और इसकी अच्छे से छानबीन करते हुए दाखिल की गई है।
उसके बाद अब मुकदमा इस पूरे मामले में चलेगा। तो ये मान लिया जाए कि पंकज मिश्रा, बच्चू सिंह और जो आरोपी हैं 1000 करोड़ से अधिक के इस खनन घोटाले में, पत्थर घोटाले में, उनके बचने की गुंजाइश अब ना के बराबर है। देखिए, ये तुरंत तो कहना तो संभव नहीं हो पाएगा कि हाँ। आखिर क्या कुछ फैसला आएगा, लेकिन जिस तरीके से कल की सुनवाई हुई थी उसमें जिस तरीके से तथ्यों को रखा गया, हाँ। और कहीं न कहीं जिस तरीके से ऑनलाइन चल रही थी जब कोर्ट, उस समय जो चीजें रखी गई थी सामने, और उनसे पूछा भी गया था दोनों आरोपियों से कि क्या उनका कुछ कहना है या स्वीकार करते हैं इन सारी चीजों को, तो उन्होंने सबसे पहले अस्वीकार कर दिया। लेकिन जिस तरीके से तथ्यों को, सारे साक्ष्यों को सामने रखा कोर्ट ने, तो उसके बाद से अब जाकर मुकदमा चलने की तैयारी की गई है। और हो सकता है जब ये मुकदमा चलेगा तो और भी साक्ष्य आएंगे, गवाहों की भी हो सकती जरूरत पड़ सकती है, तो तमाम चीजें चलेंगी। अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद से कुछ चीजें और भी आ सकती हैं सामने। जो सच्चाई होगी वो सामने जरूर आएगी, ऐसा मानना है तमाम लोगों का भी, और कोर्ट भी यही चाहती है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाकर ही आगे की कार्रवाई की जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि अब बाकी क्या कुछ चीजें आती हैं और कोर्ट का क्या कुछ फैसला होकर सामने आता है। जी ठीक है, कोर्ट के फैसला आना बाकी है और कोर्ट के फैसले से ही उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये तमाम सारे आरोप अगर सच पाए जाते हैं अनंत अमित जी, दोषी पाए जाते हैं तमाम लोग, जिस फेहरिस्त का जिक्र आप बार बार करते हैं बीजेपी करती है झारखंड में, वो तमाम लोग अगर दोषी पाए जाते हैं, कोर्ट मोहर लगा देता है, तो बीजेपी की अगली रणनीति क्या है? क्या आप तैयारी करके आप बैठे हैं? देखिए सोनी जी, हम तो लगातार सरकार गठन से लेकर आज तक, हाँ, सदन से लेके सड़क तक, हम ये सरकार के भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामियों को अपने जनता के बीच में ले जाते रहे और बताते रहे। और हमारा काम है, हम विपक्ष में बैठे हुए हम सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। हाँ। और हर मुद्दे पे, चाहे जो हमें लगेगा कि जो गलत हो रहा है और जो सही हो रहा है उसकी हम प्रशंसा करेंगे, और जो गलत हो रहा है वो हम जनता तक बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार तमाम अवैध कार्यों में लगी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जुड़े थे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार अनंत अमित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे संवाददाता राकेश जुड़े थे। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन ईडी की जो कार्यवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी की कार्यवाही का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और झारखंड सरकार के कई करीबियों के नाम हैं इसमें, जो लगातार ईडी निकाल कर बाहर ला रही है। चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी।